हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने फोर्स के बारे में बात करी थी, अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, इनके बारे में बात करी थी और हम लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी समझा था। आज हम मेनली बात करेंगे बेटा न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है, तो इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है साहब, लो जी हेडिंग डाल दिया। अब हम इसको पहले तो लॉ को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि लॉ कहता क्या है। चलिए, तो इट स्टेट्स दैट the rate of change of momentum, it states that the rate of change of momentum is equal to the force applied, है ना बेटा। फोर्स अप्लाइड मतलब जिसको हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि जो आपने फोर्स लगाई है वो हो गई अनबैलेंस्ड हो गई, है ना। ठीक, चलो ये तो स्टेटमेंट का नाम है, स्टेटमेंट कह रहा है। इस स्टेटमेंट को समझते चलते हैं, एक एक चीज़ को समझते चलते हैं। और समझने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे बेटा मोमेंटम। मोमेंटम कितना मुश्किल है भाई ये सब चीज़ें। मोमेंटम है ना। आप भी सोचते होंगे सर तो मज़े लेते हैं। ठीक है बेटा, क्या करें, कभी कभी हंस बोल लेते हैं तुम लोग के साथ, है ना। अब क्या करें, हमारी भी तो ज़िंदगी ऐसी रहती है, हंसना बोलना ही चलता रहता है। चलिए, मोमेंटम को P से डिनोट करेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो बेटा छोटा सा एरो लगा देंगे, है ना। मैंने आपको बताया था, याद है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। हम उसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देते हैं ताकि पता रहे कि भाई ये वेक्टर है और इसका ट्रीटमेंट वेक्टर की तरह करना है, ठीक है, स्केलर की तरह नहीं करना है। तो इट इज डिफाइंड एज क्या, द प्रोडक्ट ऑफ क्या, मास एंड वेलोसिटी। ध्यान रखिए वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी और उसके मास के प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं एज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, है ना। आगे चल के इस मोमेंटम को भी हम लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में डालते हैं, लेकिन वो हायर क्लासेस में है। आपके लेवल पे मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं, है ना। तो सिर्फ मोमेंटम कहते हैं, बहुत काम चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक, क्योंकि आप लोग के लेवल पे सिर्फ लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। तो मोमेंटम P, जिसको P से डिनोट करेंगे, ध्यान रखिए मैंने लिखा भी है P। तो अब कभी भी जब भी हम P लिखेंगे तो इसका मतलब मोमेंटम की बात कर रहे हैं। ये डिफाइंड होता है एज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो बेटा वेक्टर का सिंबल लगा देंगे, है ना। मैंने आपको बताया था, बड़ा कुछ टेक्निकल नहीं है, ऐसे देख देख के घबराया मत करो आप लोग। तो क्या हाय रे, ये सर ने क्या लिख दिया, हाय 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 हाय, ऐसे नहीं बेटा, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है। अब हमने वेलोसिटी है भाई, वेक्टर कैसे हम समझेंगे कि कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है। तो एक तरह से अब जैसे आप ही हैं, आपके आगे नाम लग गया है ना, नाम के आगे सरनेम लग गया। अब मान लीजिए आपका नाम पंकज है साहब, तो अब 10 पंकज आपके सामने, तो कौन सा पंकज, तो सरनेम से डिस्टिंग्विश होगा, वही चीज़ है। तो हमने इसके ऊपर एक एरो लगा दिया, बस इतना सही है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिनोट कर रहा है। तो अगर ये वेक्टर है तो बेटा ये भी एक वेक्टर होगा, यानी कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी। सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ पी।
मोमेंटम की यूनिट्स देख लेंगे। तो दो तरह के सिस्टम है बेटा, सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम, जिसको हम एमकेएस सिस्टम कहते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो गई, मास की यूनिट हो गई बेटा ग्राम। सीजीएस में मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो मास हो गया ग्राम और वेलोसिटी हो गई सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड हो गई। और एसआई यूनिट में यही चीज़ हो गई, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड हो गया, क्योंकि वो एमकेएस में है तो मास को किलोग्राम में लेंगे और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लेंगे। ठीक है, ये तो हो गई यूनिट्स ऑफ पी। ठीक, अब कई बार क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल करते हैं बेटा तो यूनिट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी यूनिट किस चीज़ में दे रखी है, किस सिस्टम में दे रखी है। अगर सीजीएस सिस्टम में दे रखा है तो आंसर भी सीजीएस सिस्टम में निकालेंगे, और अगर एसआई सिस्टम है यानी कि एमकेएस सिस्टम है तो आंसर उसमें निकालेंगे, है ना, ऐसे करके निकालेंगे। ठीक, तो ये तो बात हो गई, अब फॉर्मूला हो गया जिसको हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक, लेकिन हमें डिफाइन करना है किस चीज के बारे में बेटा, हम बात कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अभी तक तो हमने ये बात करी कि सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है वो लिख दिया, समझाया नहीं अभी हमने, और हम आगे मोमेंटम को समझाने के लिए कि भाई मोमेंटम क्या होता है पहले वो तो समझें, तभी तो हम सेकंड लॉ के स्टेटमेंट को समझेंगे। तो मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कहलाता है m/v। अब एक चीज का ध्यान रखो बेटा, हम कभी भी जब कभी भी कोई चीज का चेंज लिखें, है ना, तो जैसे कि चेंज इन मोमेंटम हमने लिखा, अरे चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम आपको याद है हमने ये भी चीज लिखी थी बेटा, डेल्टा शब्द का इस्तेमाल किया था। तो जब कभी भी ऐसा ट्रायंगल बना हुआ इसको कहते हैं डेल्टा, डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, है ना, तो इसको हम इससे डिनोट करेंगे डेल्टा पी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, चेंज है, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, बस क्या बोला मैंने, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, बाद में क्या था पहले क्या था, तो चेंज कितना हुआ फाइनल माइनस इनिशियल। तो वेलोसिटी में चेंज डेल्टा वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मास में चेंज डेल्टा एम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, ये सारी चीजें हो गई। अब देखो बेटा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने जा रहा हूं, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी होता है। मान लो मोमेंटम में चेंज हुआ, मान लो मोमेंटम में चेंज हुआ, अब ये चेंज किस वजह से हो सकता है कि या तो मास चेंज करे और वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, या वेलोसिटी चेंज करे और मास कांस्टेंट रहे। तो अब हम पहली चीज देखेंगे कि डेल्टा एम मतलब मास में चेंज हो रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक तो ये चीज हो गई। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, डेल्टा एम मतलब मास में चेंज हुआ और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वी हो गया, या प्लस साइन का मतलब और, प्लस साइन का मतलब और होता है मैथमेटिकल इक्वेशन में, ये मतलब हो रहा है और, या तो ये होगा या तो ये होगा, और दोनों भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि साहब मोमेंटम में चेंज सिर्फ मास की वजह से हो या सिर्फ वेलोसिटी की वजह से हो। रॉकेट का केस, जब रॉकेट लिफ्ट ऑफ होता है तो बेटा उसका एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी भी चेंज करती है ना, ये तो पता है। और रॉकेट की जो गैसेस है, जो फ्यूल है, वो बर्न होके बाहर निकल रही है, तो रॉकेट का मास भी चेंज हो रहा है ना। तो बेटा वहां पे जो मोमेंटम में चेंज हुआ वो दोनों की वजह से होगा। बेटा कंसेप्ट समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया। ठीक, तो रॉकेट के केस में अगर हम एग्जाम्पल लें कि मास और वेलोसिटी दोनों चेंज कर रहे हैं तो वहां पे मोमेंटम में और ज्यादा चेंज होगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें तो उस कंडीशन में या तो मास चेंज करेगा या वेलोसिटी चेंज करेगी। अब आपके लेवल पे मान लीजिए एनटीएससी लेवल की बात करें तो दोनों में से कोई एक चीज चेंज करेगी। ठीक है, तो हम ऐसा भी अभी सब कराएंगे आपको, न्यूमेरिकल की कौन सी चीज कैसे करनी है, आप टेंशन बस मत लो, आप बस समझते चलो कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला
कि मोमेंटम में चेंज यदि होता है तो उसका कारण मास में चेंज हो गया, जो कि हमने डेल्टा एम ले लिया और वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मास कांस्टेंट हो और वेलोसिटी में चेंज हो। बोलो बेटा, है कि नहीं? तो वेक्टर का सिंबल हटा दे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डेल्टा वेक्टर ये सब कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैंने ये लिख दिया। कोई दिक्कत? बताओ बेटा, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। कोई टेंशन है क्या? नहीं ना। अब इसको हम कहते हैं चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। तो ये फॉर्मूला आ गया जिसको हम चेंज इन मोमेंटम का कहेंगे। कोई दिक्कत है? फॉर्मूला 1 कोई दिक्कत है क्या? फॉर्मूला 2 में भी कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? नहीं है ना? कोई टेंशन तो नहीं, कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ एक चीज को कांस्टेंट रखा, दूसरी चीज को चेंज कर दिया। ठीक, रॉकेट के केस में दोनों चेंज होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? इसका भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका भी हो रहा है, तो दोनों ऐड हो रहा है, यानी कि डबल मोमेंटम चेंज हो रहा है रॉकेट के अंदर। वाह 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 वाह, मास भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, रॉकेट दौड़ लगा रहा है, वाह 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 वाह, है ना? ऐसा होता है ना रॉकेट के केस में। चलो, ये तो बात हो गई चेंज इन मोमेंटम। अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बेटा कभी भी रेट शब्द आ रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, ये सिंपल तरीके से क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, बस डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल। तो हम ऊपर लिख दें, फॉर्मूला ही लिख दें, क्या लिखेंगे? चेंज इन मोमेंटम, और नीचे क्या होगा? जिसको हम कहेंगे टाइम इंटरवल। बोलो बेटा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, इसी को हम कहेंगे बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ये भी हमारे पास 3rd नंबर का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत है क्या? बोलो बेटा। अब एक एक बार फिर से समझते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आराम से समझो, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरी कोई गाड़ी छूटने नहीं जा रही है, आपकी कोई गाड़ी छूटने नहीं जा रही है। 2 लेक्चर की जगह 3 लेक्चर, 5 लेक्चर, 6 लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से पढ़ो। ठीक, जब तक समझ में नहीं आ रहा तब तक पढ़ो। फिर से समझो, क्या किया हमने? न्यूटन सेकेंड लॉ को पहले तो डिफाइन किया, फिर उसके बाद चूंकि उसमें मोमेंटम शब्द आ रहा था, ये आ रहा था ना यहाँ पे मोमेंटम शब्द, तो हम मोमेंटम को डिफाइन करने लग गए कि साहब मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम हमने फाइंड आउट किया एज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, फिर हमने उसकी यूनिट वगैरह डिफाइन करी, फिर हमने ये बताया कि मोमेंटम में चेंज कब होगा। चेंज तब होगा जब मास में चेंज हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या वेलोसिटी में चेंज हो और मास कांस्टेंट हो। यही चीज हमने यहाँ इक्वेशन के रूप में लिखी, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा शब्द मतलब चेंज। ठीक, फिर उसके बाद हमने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया, तो वो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बात समझ में आ गई? अब आप स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि ये इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, यानी कि ये किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, यही कहता है न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो अब हम अगले पेज पे चलेंगे और बना लेंगे। हा। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, क्या होता है? F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बोलो बेटा, यही होगा? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पक्का है ना? तो ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल, जिसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से ये क्या होता है?
फोर्स अप्लाइड मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई, यानी कि नेट फोर्स हो गई। नेट का मतलब कि सारी फोर्सेस का जब हम देखेंगे रिजल्टेंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रही है वो हो गई, उसको हम कहते हैं फोर्स अप्लाइड या नेट फोर्स कह लीजिए। ठीक, तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब पीछे वाला सिचुएशन को देखेंगे। देखो बेटा, ये तो लाल डब्बे में डाल दें और इक्वेशन नंबर 3 के बाद कौन से नंबर की हो गई? हाय 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 हाय, और 4th नंबर कह रहे भाई, बड़ी आफत है भाई तुम्हारे साथ। तो बोर्ड भी कभी कभी मुझे तंग करता है। ठीक है, तो F बराबर ये हो गया डेल्टा पी। अब पीछे डेल्टा पी देखो लिखा था ना, अरे कहाँ है? डेल्टा एम वी प्लस एम डेल्टा वी। बोलो बेटा, यही लिख सकते हैं। तो डेल्टा एम इंटू वी प्लस एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। बोलो बेटा, कोई दिक्कत? बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलो अब देखो बेटा, ये तो आपको पता है कि हम इसको अलग अलग कर सकते हैं ना। तो बेटा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू वी प्लस एम, ये हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, हो गया। तो वही फॉर्मूला अब इस तरह से ब्रेकअप हो गया, यानी कि ये फॉर्मूला आया जिसको हम 5वें नंबर का फॉर्मूला कहेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। मोमेंटम में चेंज, मास में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, या फिर मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक, दोनों में चेंज कब होगा? मैंने आपको रॉकेट का एग्जांपल बताया था, तो ये पूरी इक्वेशन और रॉकेट के केस में लगेगी। लेकिन आपके लेवल में बेटा रॉकेट के सवाल नहीं करने हैं, तो हम सिर्फ एक ही चीज़ में चेंज लेंगे और अब हम चीज़ों को आसान करेंगे। पहले चीज़ों को मुश्किल कर दिया, अब उसके बाद हम इजी करेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहला केस नंबर 1। ठीक है साहब, ले क्या करना, पता नहीं क्या गले में फंस गया भाई। केस नंबर 1 कहता है, इफ मास ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मास में चेंज नहीं हो रहा है। अब सीधी सी बात है, कोई गाड़ी है, रेस्ट से शुरू हो रही है और स्पीड पकड़ रही है, तो अब मोटरसाइकिल के मास में तो कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं हुआ है ना, और उसकी स्पीड बढ़ गई। ठीक है, तो वहाँ पे मास को माना कि वो कांस्टेंट है और स्पीड क्या कर रही है? बढ़ रही है। इफ मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, तो बेटा अगर मास कांस्टेंट है तो चेंज इन मास 0 होगा। बिल्कुल सही बात है। डेल्टा एम मतलब चेंज इन मास, कोई चीज कांस्टेंट है तो बेटा उसमें चेंज नहीं हुआ ना, सीधी सी बात है। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू 0, यानी कि हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे चेंज इन मास इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा, तो अब फोर्स वाली इक्वेशन में देखेंगे। देखो बेटा, ये चेंज इन मास हो रहा है ना, इसकी जगह 0 लिख दें, कोई दिक्कत? और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही रहेगा, तो v से मल्टीप्लाई भी कर दो तो 0 रहेगा। तो पहला वाला पार्ट तो 0 हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट क्या बचा? m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t बचा। तो उस स्थिति में फोर्स बराबर हो जाएगा m डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बोला था, क्या बोला था बेटा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर होगी? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस u, बेटा मोशन में हमने पढ़ रखा है, यही चीज है, अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। टाइम डेल्टा टी को आप ज़्यादा कंफ्यूजिंग मत लें, टाइम इंटरवल कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ डेल्टा भी हटा दो, टी रख दो, टेंशन ही मत करो। इंटरवल, डेल्टा मतलब चेंज, इंटरवल, इंटरवल हमेशा टाइम तो इंटरवल में ही लोगे यार, कितना सेकंड हुआ,
कितना मिनट हुआ, 10:20 से 10:21, इंटरवल हुआ ना इतना, ठीक, वो टाइम हो गया। अब देखो बेटा, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए, तो ये हमको पता है ना, बोलो बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंस, यही, अरे पहले सिंस ही लिख दो पहले ना, आप भी ना सर, सिंस v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, ए को हम कहते हैं एक्सीलरेशन, यही कहते हैं। तो फोर्स बराबर हो गया एम ए, आ गया है ना। आप कहेंगे सर ये तो वही बात हो गई कि कान को पकड़ना है तो हम ऐसे घूम के पकड़ेंगे, नहीं बेटा, फिजिक्स के अंदर कुछ कंसेप्ट को समझना पड़ता है और जितनी जल्दी हो सके उतना कंसेप्ट को पकड़ लो बेटा तो बहुत अच्छा है ना। अब अगर आगे आपको 11th और 12th में साइंस लेना है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी और इनकी और डेप्थ और डिटेल आएंगी, तो बेटा आपको और समझने में आसानी होगी, है ना। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हम 9th के लेवल से थोड़ा सा ऊपर पढ़ा रहे हैं बेटा, क्योंकि एनटीएसी का एग्जामिनेशन देना है ना आप लोगों को, तो वहाँ पे थोड़ा सा तो ऊपर लेवल आएगा ही आएगा ना, वरना तो फिर एग्जामिनेशन कैसे क्लियर करोगे। तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ये आपको समझ में आ गया। F इज इक्वल टू एम ए, जो कि कौन सी इक्वेशन हो गई बेटा, इक्वेशन नंबर 6 हो गई। और इसी के बारे में आप हमेशा पढ़ते आते हैं और यही कहते हैं कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, ये तो केस नंबर 1 हो गया जी। अब हम दूसरा केस की बात करेंगे। लो जी, अब हम बात करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 ये कहता है इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट। ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और सिर्फ मास में चेंज हो रहा है। आप कहेंगे सर ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना कि भैया मास में चेंज हो रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो बेटा, वो देखा ज़रूर है, आपने उस समय नोटिस नहीं किया होगा। आप एक गार्डन में पानी दे रहे हैं, गार्डन में आप ज़मीन पे पाते हैं कुछ धूल मिट्टी, पेड़ पत्तियां पड़ी हुई हैं। आप पानी से क्या कर रहे हैं? पत्तियों को उड़ा दे रहे हैं। उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे हैं? ये वो वाली केस हो गई कि पानी का मास चेंज हो रहा है टाइम के साथ, लेकिन पानी की जो स्पीड गिर रही है पत्तियों के ऊपर वो कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात? ये वो केस है। तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बेटा सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो मोमेंटम में चेंज ऐसे भी हो सकता है कि अगर मास में चेंज हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया। ठीक, तो इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं कि साहब मास में चेंज हो गया और वेलोसिटी कांस्टेंट है। पीछे हमने क्या देखा था? मास बॉडी का कांस्टेंट है ना, और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो अब वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, मतलब डेल्टा वी 0 हो गया। डेल्टा वी मतलब जिसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी, ये 0 हो गई। ठीक, तो आपको पता है कि फोर्स बराबर किसके होता है? देखिए क्या होगा, जल्दी बताओ। फोर्स बराबर डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू वी हो गया। तो ये बराबर हो गया डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू वी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये वाला फैक्टर अब की बार 0 होगा। केस 1 में ये 0 था, केस 2 में ये 0 होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो प्लस 0, यानी कि अब की बार फोर्स हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू वी। कुछ नहीं है,
चेंज इन मास, फाइनल माइनस इनिशियल, बस इतना करो, खुश रहो। अपॉन टाइम, जो भी टाइम है लगा दो। जब सवाल करेंगे तो आपको लगेगा चे बस इतना ही था क्या, बस ऐसे ही क्या है, ठीक है, टेंशन नहीं। टेंशन करोगे तो बेटा फिर बड़ा घबराना वाला शुरू हो जाएगा। आप लोग फिजिक्स को देख के घबराते बहुत हो, और जबकि बहुत ईजी है फिजिक्स, तो कुछ भी नहीं है, हलवा है, लड्डू है, खप खप खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, मज़ेदार चीज़ है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा, ज़िंदगी का मज़ा आएगा। मज़े लेके पढ़िए, इंटरेस्ट, टेंशन फ्री हो के, स्ट्रेस फ्री हो के एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। आप देखिए दूसरे लेवल पे पहुंचेंगे, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। चलिए, अब ये कौन सी इक्वेशन हो गई, 6 नंबर के बाद 7 नंबर की इक्वेशन हो गई। ये हमारे पास केस आ गया, ठीक, समझ में आ गया। चलो बेटा, एक एक चीज को दोबारा थोड़ा थोड़ा समझते चलें। सेकंड लॉ को डिफाइन किया, ठीक, मोमेंटम को डिफाइन किया, चेंज इन मोमेंटम समझा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझा। उसके बाद हमने ये इक्वेशन को मेन इक्वेशन के रूप में निकाल लिया। फिर हमने देखा केस 1 में मास कांस्टेंट है, तब कौन सी फोर्स लगेगी, और अगर मास कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब फोर्स की क्या वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है। लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज 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 इसको रिवाइज जरूर करिएगा, वरना बेटा आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह रहा हूं, आगे की चीज समझ में नहीं आएगी अगर आप पिछली क्लास रिवाइज नहीं करके आएंगे। ठीक है बेटा, रिवीजन जरूर करिएगा, और कोई भी डाउट है तुरंत फटाक से डाउट पूछ डालिए। और मैं कितनी दूर हूँ, एक फ़ोन कॉल दूरी तो हूँ आप लोगों से, आप लोग कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।